एक लड़के की नई-नई शादी हुई थी जबकि उसका बिज़नेस, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वह बुझा-बुझा सा रहता था। यह बात उसके मुँह वाले चाचा ने पूछी कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, उसके बावजूद भी तुम इतने मुरझाए हुए से क्यों रहते हो? अच्छा नहीं लगता? उसने जब बार-बार पूछा तब भतीजे ने कहा कि मुझे एक समस्या है, दरअसल शादी जोर हो गई है, लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण और कुछ ज़्यादा हैं और इसी बात को लेकर वह परेशान रहता है। अपनी समस्या को किसी से बता नहीं सकता। तब उसके मुँह बोले चाचा ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें एक गोली दूंगा, यानी कि शक्तिवर्धक गोली। एक गोली दूंगा, उसे खाने के बाद तुम फिर कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं कर सकते। जैसे इस लड़के ने यह बात सुनी, वह बहुत खुश हो जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि जो चाचा हैं उन्होंने यह गोली दी है। कहते हैं कि इसे खाने के बाद तुम्हारी जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जैसे वह लड़का गोली खाता है, गोली खाते ही उसकी तबीयत इस कदर ख़राब होती है, इस कदर तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है कि लोग इस कहानी को सुन रहे थे, वो सब हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि ऐसी पहली नहीं बल्कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद न केवल एक इंडिया के अंदर बल्कि कनाडा के अंदर भी शोर मच जाता है। इसके बाद कई किताबें लिखी जाती हैं, कई फिल्में भी बनती हैं और यह घटना, अगर इसे हम सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना कहें तो शायद गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज जो कि मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना शुरू होती है इंडिया के प्रांत पंजाब से। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 1993 की। 22 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम रणजीत सिंह होता है। उसकी नई-नई शादी हुई थी। लखविंदर नाम की एक महिला से शादी होती है। ज़िंदगी शुरुआत में ठीक-ठाक गुजर रही थी। एक दिन अचानक ही उसके सामने एक जेंटलमैन आदमी मिलता है। उसने सूट बूट पहना हुआ था, देखने में अच्छा लग रहा था और रंजीत ने उस जेंटलमैन को देखते ही उसके जस्ट डबल उम्र का वह व्यक्ति होता है। लगभग उसकी उम्र 45 साल यानी कि 40 साल के आसपास होती है। उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो? तब वो बताता है कि मैं कनाडा में रहता हूँ, पर वहाँ बिजनेसमैन व्यापार करता हूँ। रंजीत उस नए दोस्त के पास जाता है, उससे बातचीत करता है और कहता है, सर मुझे भी आप कनाडा ले चलो, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। तब रंजीत ने बार-बार उस व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लों, उसके पास बार-बार रहा था। ढिल्लों तैयार हो जाता है और कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट तैयार करो, उसके बाद फिर आ जाओ। अब पासपोर्ट तैयार किया जाता है। 1993 में रंजीत अपनी पत्नी लखिंद्र को लेकर वह पहुंच जाता है। दरअसल सुखविंदर सिंह ढिल्लों को जो काम करता था वो डीलरशिप का काम करता था। पुरानी गाड़ियों को खरीदता था और पुरानी गाड़ियों को सेल किया करता था। यह काम उसका बहुत अच्छा चल रहा था और इसी काम में रंजीत सिंह ने कुछ पैसे लेकर वह अपने उसे पार्टनर बना लेता है। और रंजीत सिंह पार्टनर बनने के बाद फिर जो मेहनत करता है पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ, तो यह बिजनेस बढ़ने लगता है। दोनों की दोस्ती थी, अच्छी हो जाती है। रंजीत उस सुखविंदर सिंह को व्यापार से चाचा कह के बुलाता करता था। जब चाचा कह बुलाता करता तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक दूसरे के साथ रहना सहना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर हम दोनों अपना अपना इंश्योरेंस कराएं, बीमा कराएं तो कैसा रहेगा। जब यह बात कही जाती है बीमे की, तो कहता है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है और वैसे भी मुझे इन बीमे के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम खुद करता रहूँगा, बस हम लगभग इतने लाख डॉलर का इंश्योरेंस बीमा कराते हैं। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें कुछ होता है तो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया था और यह जो काम था आराम से चल रहा था। लेकिन कई दिनों से लड़का जो था रंजीत
को रंजीत वो परेशान था, बुझा बुझा सा रहता था। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो, खूबसूरत देवी तुम्हारे पास है, सब कुछ तो है, लेकिन तुम इतना परेशान, इतना उदास क्यों रहते हो? तो रंजीत ने अपने मुंह बोले चाचा से कहा, चाचा मुझे यह समस्या है कि शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन मेरे अंदर नपुंसकता के लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता हूँ। करूँ तो क्या करूँ? इस समस्या के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। जैसे ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने यह बात सुनी, उसने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास एक गोली है, मैं उसे गोली दूंगा, उसे खाने और उस खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खाना खाने के बाद आप एक गोली खा लेना और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 22 जून 1996 को उसने वो अपनी पत्नी के साथ जब पास जाता है, उससे बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि यह गोली, एक गोली चमत्कार कर देगी। दरअसल ये चाचा ने जो दी है, अब वो गोली खाता है। गोली खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। जो उसके दांत थे, कभी दांत भिज जाते थे, यानी कभी वो बोलने की स्थिति में नहीं रह जाता था, कभी तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है, तो कभी वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, कभी उठ के उसके पेट में बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है, तो कभी उसके पेट एकदम से अंदर को चिपक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तड़पने लगता है और इतना तड़पता है कि बस ये जो उसकी बीवी पास में लखविंदर सिंह होती है, वो देखकर खुद हैरान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसकी शरीर की उस ऐंठन को देखकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, आखिरकार वह करे तो क्या करे, क्योंकि उस गोली के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। आखिरकार उसके पति ने उसके साथ संबंध बनाने की कुछ ऐसी शक्तिवर्धक गोली खाई है जो चुपचाप रहती है, और जब शोर मचाती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है तो उसकी स्थिति वैसे की वैसे रहती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना, चिल्लाना, या फिर वो एकदम भिज जाना, जैसे कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या उसका पेट एकदम से फूल जाया करता था, एकदम से पेट की सारी हवा निकल जाया करती थी। तो एक बार एक तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाता था, या फिर बिल्कुल सीधा हो जाया करता था। अगर उससे कुछ पकड़ने की कोशिश करते तो ऐसे लगता था जैसे पत्थर की तरह एकदम बहुत मजबूत हो चुका है। डॉक्टर लोग, नर्स लोग, जो भी वहाँ पर चश्मदीद होते हैं, सब के सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार यह कैसी मौत है? वो मर जाता है, और मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में सामान्य मौत आती है, और सामान्य मौत आती है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये सस्पिशंस कारण जो था वो स्पष्ट नहीं हो पाया था, और उसका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया था, ताकि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जांच करा ली जाएगी। ऐसे वक्त ऐसे बीतने लगता है। अपनी पति की मौत को लेकर परेशान थी। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले तो शादी हुई थी, अचानक से पति की मौत हो। इंडिया से कनाडा गई थी सब कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। पति मर चुका था। वह ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ सहारा था नहीं, उसे वापस लौट कर आना था, लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसके पति का लगभग $5 लाख का इंश्योरेंस भी था। तभी उनके घर पर एक कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी आता है, जिसका नाम क्लिफ्टन एंड एलियट होता है। क्लिफ्टन एलियट उसके पास पहुंचता है, उसकी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। जब बार बार उनसे पूछा जाता है कि तब वो कहानी बताती हैं जैसे उसने तड़प के उसकी मौत होती है। लेकिन जब असली बात आती है कि आखिरकार उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और $2 लाख जो देने थे उनमें नॉमिनी जो नाम देखता था, तो नॉमिनी का नाम होता था सुखविंदर सिंह ढिल्लों। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि पत्नी कहती है कि $2 लाख का इंश्योरेंस था, उसे कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल एक गोली दी थी
शक्तिवर्धक गोली के नाम से, और वो गोली दी थी सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने। और जैसे सुखविंदर सिंह ढिल्लों का नाम लिया जाता है तो उसके बाद वहाँ से जो एड्रेस लिया जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लों का, उसे एड्रेस तक पहुँच जाता है, और जो अधिकारी होता है जिसका नाम क्लिफ्टन एलियट होता है, और जो सीधा वहाँ पहुँचता है और जाकर उस व्यक्ति को देखता है। देखकर वो देखता रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उसने कुछ दिन पहले ही देखा था। 1 साल 4 महीने 19 दिन पहले भी इसी घर के अंदर आया था, और इस घर के अंदर आने के बाद लगभग $3 लाख का इंश्योरेंस का जो लाभ वो उसे इसी व्यक्ति को दे के गया था। उस व्यक्ति को बार बार देख रहा था। अभी 1 साल पहले उसने $2 लाख का लाभ दिया है, $3 लाख का लाभ दिया है। अब वो $2 लाख का इसको चेक देने के लिए वहाँ आया था। आखिरकार इस एक व्यक्ति को यह 2 बार ऐसी क्या बात हुई, तभी वो हल्का सा यहाँ से थोड़ा परेशान होता था। लेकिन वह अधिकारी क्लिफ्टन एलियट तो कनाडा पुलिस के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है, आपको सुखविंदर सिंह ढिल्लों की जांच करानी चाहिए। पूरी कहानी बताई जाती है किस तरह से एक रंजीत नाम के व्यक्ति की तड़प कर मौत हो जाती है। उसको एक गोली दी गई थी, उस गोली को खाने के बाद, लेकिन 1 साल पहले जब यहाँ पर वो पैसे देने के लिए आया था, तब पैसे देने के लिए आने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी की भी ठीक वैसे ही मौत हुई थी जैसे इसके पार्टनर जो होता है रंजीत की मौत होती है। अब पुलिस का इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेती है। डिटेक्टिव तैयार किए जाते हैं वॉरेन कोरोल को कहा जाता है कि तुम इस मामले की जांच पड़ताल करो। और वॉरेन कोरोल ने अपने हिसाब से जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, साथ ही कनाडा पुलिस होती है और 1-2 एजेंसियां भी इसमें शामिल कर ली जाती हैं। दरअसल 5 मई 1959 को पंजाब जो कि भारत का एक राज्य है और उसी का एक ज़िला है लुधियाना के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फगुल होता है, उसकी पत्नी गोविंद ढिल्लों होती है। दरअसल इसको 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम सुखबीर रखा जाता है, दूसरे के बेटे का नाम दर्शन रखा जाता है और तीसरे बेटे का नाम सुखविंदर सिंह रखा जाता है, जो कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों से शुरू से ही थोड़ा सा तेज तर्रार किस्म का था, इसलिए उसका नाम उसे प्यार से जोधा भी कह के बुलाया जाता था। यानी कि युद्ध लड़ने वाला उसको उसके पिता ऐसे बुलाया करते थे। लेकिन कि बचपन में जब 5 साल का था तो मौत हो जाती है और माँ पर पूरी तरह जिम्मेदारी आ जाती है। भाई जब थोड़े बड़े होते हैं तो भाई ने रुख कर लिया था अपना कनाडा की तरफ। भाई कनाडा में जाकर अपना काम करने लगा था और जो छोटा भाई यानी कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों होता है, वो सुखबीर की तरह बनना चाहता था, उसी की तरह अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, उसी की तरह अपनी माँ से कहता था कि मैं बड़े भाई की तरह कनाडा जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मुझे वहाँ भेज दीजिए। माँ कहती है मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। साल 1981 में आखिरकार वो कनाडा चला जाता है। कनाडा का एक ओटारियो एक प्रांत है, वहाँ का एक एलिमेंटन जगह है लगती है, वहाँ पर जाता है, जाकर रहने लगता है। अलग अलग कंपनियों में नौकरी करता है, काम करता है। लेकिन जो कंपनी में काम करता था वहाँ से उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने कि इसका खर्च वगैरह ज़्यादा चल सके। तभी इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना पुरानी गाड़ी ख़रीदे और उसको बेचे। इसी तरह से वो पुरानी गाड़ी ख़रीदता था और बेचता था। उसका ये बिजनेस व्यापार ठीक से चलने लगता है। इसी के बीच में उसको पता चलता है कि अगर 2 गाड़ियाँ की आपस में टक्कर हो जाती है तो उसे इंश्योरेंस का लाभ लिया जा सकता है। और इसने यहाँ पर ये जालसाजिश करना शुरू कर दिया। आखिरकार बीमे का लाभ लिया। कैसे लिया जाता है? गाड़ियों के आपस में टक्कर कराना होता था। उसको वहाँ से कुछ जो पैसे मिल जाया करते थे, तभी ये अपना बिजनेस तो उसका ठीक ठाक से चल रहा था और इस तरह से बीमे का लाभ भी लेने लगता है। साल 1981 में कनाडा जाता है और वापस 83 में पंजाब आता है। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला। वहाँ पर जाकर एक लड़की होती है परवेश कौर, उसके पिता हरदेव अग्रवाल अपनी बेटी से शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो काम करने वाला था
पहनने ओढ़ने वाला बहुत अच्छा था, सलीका रखता था। तो साथ ही विदेश में बेटी जाएगी, अच्छा कमाएगी, अच्छा खाएगी, ज़िंदगी जिएगी। सीधे सीधे मांग करता है दहेज की। उसे कहता है कि उसे अच्छे दहेज मिलेगा तो शादी करने के लिए तैयार है। और उसकी लड़की के जो पिता हरदेव सिंह ग्रोवाल होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। परवेश कोर्ट से उसकी शादी हो जाती है और खूब दहेज दिया जाता है। पत्नी को लेकर वह कनाडा पहुंच जाता है। जब वह कनाडा पहुंचता है तो कुछ दिन तक वो रिश्ता ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को बेवजह पीटना शुरू कर दिया करता था। पत्नी रोज़ रोज़ पीटती थी। समझ नहीं पा रही थी कि पिता ने कितनी मेहनत से उसकी शादी की है। यदि पिता से शिकायत करती है या भैया से शिकायत करती है तो कोई ऐसा ना हो कि उसकी तकलीफ़ हो, परेशानी हो। इसलिए उसने अपने आप को बांटने के लिए, अपने मन को बांटने के लिए, अपने वक्त को बांटने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वो जूता कंपनी में काम करती थी तो कभी वो मशरूम की खेती में हिस्सेदारी लिया करती थी, कभी वो कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। 26 जुलाई 1985 उसके पहले एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है हरप्रीत। हरप्रीत के साथ वो खुश रहने लगती है, लेकिन हरप्रीत के पैदा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने, जब उसे पैसे का लालच हो जाता है, चस्का लग जाता है। उसकी बीवी जब बाहर काम करती थी, इनकम होती थी, वह छोटी सी बच्ची के होने के बावजूद भी अपनी पत्नी से बाहर भेजकर काम करवाया करता था, मेहनत कराया करता था। और पत्नी की मजबूरी थी, आखिरकार वो चली जाती है और काम करती रहती है। वक्त आगे बढ़ता रहता है। इस साल 1988 में फिर से वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक और बेटी पैदा हो जाती है और इस बेटी का नाम रखा जाता है अमन। अब बेटी का नाम अमन रखा जाता है। 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन वह चाहता था कि अगर अगला जो बच्चा हो वो बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। और साल 1991 में फिर से प्रेग्नेंट होती है। फिर से जब प्रेग्नेंट होती है तो तब अपनी पत्नी को सुखविंदर सिंह ढिल्लों यानी कि परवेश को लेकर सीधा पहुंच जाता है इंडिया। और आने के बाद उसकी गर्भ की जांच कराता है। जब गर्भ की जांच कराता है तो पता चलता है कि उसका तीसरा बच्चा है, वो जो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में पल रहा बच्चा वो भी लड़की है। और यह बात से देख कि वो अपनी बेटी यानी कि उसका अबॉर्शन करा देता है अपनी पत्नी, और ताकि उस बच्चों को पैदा ना हो सके। यहाँ से वापस चला जाता है। इसकी पत्नी इस बात पर कोई विरोध भी नहीं कर पाती है। कभी कभी वह अपनी पत्नी को बेवजह परेशान करता था, पीटता था। 2 बेटियाँ उसकी भी हो जाती थी, हरप्रीत और अमन। लेकिन इस परिवार को खुश नहीं था। और एक दिन यानी 30 फरवरी 1995 की बात है, पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब घर पर उस वक्त 2 बेटियां होती हैं। जैसे पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी तो पत्नी का कभी पेट वो एकदम से फूल जाया करता था तो कभी अंदर में एकदम चिपक जाया करता था। इसी तरह से उसके शरीर में ठंड से पैदा होने लगती है। कभी वह एकदम से सीधे हो जाया करती थी तो कभी एकदम से तिरछे हो जाया करती थी, धनुष की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। इस तरह से जब माँ तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो 2 बेटियां होती हैं, एक बेटी 7 साल की थी और एक बेटी 9 साल की थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार तो क्या करें। घर से बाहर निकलती हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। आसपास जो घर के पास जो जानकर लोग रहते थे वो दौड़कर आते हैं। तभी पड़ोसी ने इस महिला को, प्रवेश कौर को, अपनी गाड़ी में लिटाया और लेटा के बाद उसको हॉस्पिटल जब लेकर जा रहे थे तो पता चलता है कि उसकी जो टांगें थी वो बिल्कुल सीधी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से परेशान थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। उसकी दोनों टांगों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया और जिस तरह से एक डंडा होता है बिल्कुल एकदम सीधा, इस तरह से वो गाड़ी के अंदर सीधी थी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वो हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो नर्स भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाती है। दृश्य को देखकर हैरान थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक महिला जो कि बीमार है, परेशान है और उसके शरीर में अजीब इस तरह की ऐंठन होती है और बिल्कुल एकदम
लकड़ी की तरह सीधी हो जाती है तो कभी धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, कभी अलग अलग उसका रूप बन जाता है। वह पत्थर की तरह एकदम मजबूत हो जाया करती है। आखिरकार डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं। 4 दिन यानी कि 3 फरवरी 1950 को 10:30 बजे के आसपास परवेश कौर की मौत हो जाती है। जब उससे मौत होती है तो उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इसकी मौत की वजह क्या थी, और मौत की वजह कुछ पता नहीं चल पाता है। इसी तरह से जो उसको एक पोस्टमार्टम में कुछ खास ऐसी वजह नहीं आती है, नेचुरल डेथ आती है, लेकिन स्पॉन्सेस के बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। उसके जो विसरा था उसके विवश कर लिया गया था ताकि भविष्य में अगर जांच कराने की ज़रूरत पड़े तो उसको जांच ज़रूर हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक तरफ रंजीत की मौत होती है और एक साल पहले यानी कि 1 साल 4 महीना पहले दिन यानी कि पत्नी की मौत होती है। डॉक्टर लोग जांच कर रहे थे और मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार जो टीम की जिम्मेदारी दी गई थी, टीम इंडिया आ जाती है इसे देखने के लिए। आखिरकार इस व्यक्ति ने इसके बारे में पता चलता है कि 17-18 महीने से इसने लगातार इंडिया के चक्कर काट रहा था। आखिरकार वो इंडिया क्यों आ रहा है। जब इंडिया आते हैं तो इंडिया की पुलिस से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद पता चलता है कि परवेश ने की जब मौत होती है तो मौत के ठीक 9 सप्ताह बाद व्यक्ति ने सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने दूसरी शादी कर ली थी। जलंधर के एक पंचग्राम नाम का एक गांव होता है, वहां के रहने वाली एक महिला से जिसका नाम सर्वजीत से शादी कर लेता है। और सर्वजीत शादी करने के बाद वो कहता है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, लेकिन कनाडा नहीं जाता बल्कि वो कपूरथला के एक खुशविंदर शाम नाम की एक महिला से शादी करता है। और दोनों की शादी करने की वजह होती है खूब सारा दहेज उसे इकट्ठा करना था। वो कभी इंडिया तो कभी कनाडा, इस तरह से उसके चक्कर लगते रहते थे। तो 2 शादी कर लेता है और इसी बीच में मौका पाते ही वो एक और शादी कर लेता है सुखविंदर सिंह कौर और गिरवाल नाम की एक महिला से। यानी कि अपनी पत्नी के 9 सप्ताह के बाद मौत होने के वह इंडिया आता है और अलग अलग जगहों पर 3 शादियाँ कर लेता है। और 3 शादी करने के बाद शादी करने का वो सिर्फ सपना यह दिखाया करता था कि तुम्हारी बेटी कनाडा में रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इसके बदले में वह अच्छा खासा दहेज लेता था, नकद लेता था, क्योंकि उसके पैसे दहेज में कुछ ज़्यादा पैसे ही नहीं चाहिए, ये सामान की उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चलता है कि जो कि उसकी दूसरी बीवी थी, ये कि सेकेंड बीवी, उसका नाम सर्वजीत होता है। उसको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और एक बच्चे का नाम गुरमीत रखा जाता है और दूसरे बच्चे का नाम गुरविंदर रखा जाता है। अब इनके पैदा होने के ठीक 12 दिन के बाद इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी माँ से पूछा जाता है कि इसकी मौत का कारण क्या था, कैसे मौत हुई, तो बताते हैं कि बच्चों के अंदर अजीब सी ऐंठन से पैदा हो जाती है और उनकी हालत कुछ अजीब सी हो जाती है। वैसे जो मौतें पहले हो चुकी हैं, इसकी पहली पत्नी, उसके जो बिजनेस पार्टनर रजनी होता है, उसकी इन बच्चों की भी ठीक वैसे ही मौत होती है। पुलिस ने और पीछा करना शुरू किया, यानी कि तीसरी शादी के बारे में पता चलता है। खुशविंदर सिंह के बारे में जब पता चलता है तो पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। और उसकी मौत हुई है जब उसके बारे में पूछा जाता है आसपास के लोगों से तो बताते हैं कि अजीब सी उसके शरीर में हलचल सी हुई थी, अजीब सी हरकत हो रही थी, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवार वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया था और उसकी जो रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करा देते हैं। और तीसरी बीवी के बारे में जब पता चलता है कि तीसरी बीवी उसकी ठीक ठाक थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोई परेशान नहीं थी, लेकिन इसी तरह से 17 महीने में 5 मौत का होना यह अपने आप कई तरह के सवाल खड़े करता था। पुलिस वाले जो कनाडा आए थे उन्होंने पूछा उन बच्चों के बारे में कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उन्हें दबा दिया जाता है। और जिस स्थान पर उन बच्चों को दबाया जाता है उस स्थान में उनकी बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है उसी स्थान से। और निकलवाने के बाद वो दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं टोरंटो फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र में
उसके शव को लेकर जाया जाता है। और पहली जो 2 मौतें हुई थी कनाडा के अंदर, उसकी विशेषज्ञ रिपोर्ट, इन दोनों बच्चों की विशेषज्ञ रिपोर्ट थी। इसकी जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि एक जैसी जहर की मात्रा होती है। जो जहर के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जाती थी या की जाती है, तो पता चलता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के एक बीज, जो कि बीज होते हैं, उन बीजों से तैयार किया हुआ है। उसने एक मिश्रण बनाया था, उसने गोली बनाई थी। उसने अपने पार्टनर को तो उसका नाम दिया था कि ये शक्तिवर्धक गोली है, इन्हें खाने से दूसरे शरीर की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन पत्नी को, जब उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो पत्नी को बीमारी का बहाना देकर इसी तरह से उसने अपने जो दूसरी उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उससे भी यही गोलियां खिलाई जाती हैं। अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें बच्चों को दे देना और जल्दी से बच्चे स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से उसने किसी न किसी बहाने से उन्हें गोलियां देता है। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन अफ़सोस की बात यह होती है कि इंडिया में 2 जुड़वा बच्चे और उसकी पत्नी की जो मौत होती है, इस मामले में कनाडा नहीं चलाया गया था और न शायद इंडिया में इस मामले में कोई सुनवाई न होती है। वह मामला इंडिया में चलाया गया था और ना किसी थाने में एफआईआर वगैरह हुई थी। लेकिन जो कनाडा में 2 उसकी पार्टनर और उसकी पहली पत्नी प्रवेश की, जो उसे गोली खिलाने के बाद जो हत्या कराई जाती है, जो किसी पेड़ के बीज होते हैं उनको तैयार करके जो खिलाया था। उसकी वर्कशॉप होती है। 1997 में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उस पर केस चलता है। अगस्त 2001 में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उससे कहा जाता है कि 25 साल तक यह व्यक्ति सलाखों के पीछे रहेगा और 25 साल तक अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगता है, काटने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है, एक हॉस्पिटल में 16 नवंबर 2013 को उसकी मौत हो जाती है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की बातें बना रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उससे कैंसर हुआ है हो गया है, तो कुछ लोग कहते थे कि उसकी अचानक से कोई ऐसी तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई कि उसकी मौत हो गई। धन्यवाद।